नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। तेजस्वी यादव के खेला होगा को लेकर अब जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने कहा है कि फ्लोर टेस्ट के दौरान दर्जनों विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे। हालांकि उन्होंने महागठबंधन के विधायकों की क्रॉस वोटिंग की बात कही है, लेकिन चर्चा जेडीयू विधायकों के फ्लोर टेस्ट की अधिक है। इसीलिए बीजेपी ने अपने विधायकों को शिफ्ट कर दिया है। अब देखना होगा कि जीतन राम मांझी के बेटे का बयान महागठबंधन के लिए था या किसी और के लिए, क्योंकि राजनीति में कुछ भी पक्का नहीं मान सकते। बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले ऑपरेशन लालटेन को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। बिहार विधानसभा में 12 फरवरी यानी सोमवार को नीतीश सरकार को अपना बहुमत साबित करना है। इससे पहले ऐसी खबरें चर्चा में हैं। फ्लोर टेस्ट के पहले जेडीयू का आरोप है कि बिहार में उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि विपक्ष हमसे सीधा मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो साजिश रच रहा है या अनैतिक तौर पर जो चाहता है उसका पूरी ताकत के साथ जवाब देंगे। खबरों के मुताबिक नीतीश सरकार के एक करीबी मंत्री के आवास पर जेडीयू के विधायकों के लिए भोज रखा गया था, लेकिन इसमें जेडीयू के करीब 20 विधायक नहीं पहुंचे। पत्रकारों ने उमेश कुशवाहा से ये सवाल भी किया कि क्या जेडीयू के कुछ विधायक बीमार हैं, तो उमेश कुशवाहा ने इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं दिया। बिहार में मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल बीजेपी के 78, जेडीयू के 45 और जीतन राम मांझी के पार्टी हम के 4 विधायकों का समर्थन नीतीश सरकार के पास है। यानी 243 सीटों की बिहार विधानसभा में नीतीश के पास स्पष्ट बहुमत दिखता है। लेकिन जीतन राम मांझी भी नाराज बताए जा रहे हैं और उनके नीतीश सरकार से अलग हो जाने की चर्चा भी खूब चल रही है। इन्हीं अटकलों के बीच सीपीआईएम के विधायक महबूब अली ने जीतन राम मांझी से मुलाकात की है। हालांकि हम के प्रवक्ता नंदलाल मांझी ने बीबीसी को बताया है ये मुलाकात अनौपचारिक थी। सबसे अधिक अटकलें इसलिए लग रही हैं क्योंकि पिछले महीने जिस वक्त नीतीश ने एनडीए का हाथ थामा था, उस वक्त आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि बिहार में खेला अभी बाकी है। उसके बाद बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने भी अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। इस बीच कांग्रेस ने बिहार के अपने कई विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है। बिहार कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी के मुताबिक जेडीयू के कई विधायक नीतीश कुमार से नाराज हैं और वो महागठबंधन में आएंगे तो हम दरवाजा बंद नहीं करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने पर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना शिंदे गुट कह रही है कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तब तत्कालीन पीएम नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे और कहा था कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पूजा कर रहा हूँ। और जिसने रथ यात्रा निकाली, इन दोनों को मोदी सरकार ने देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर 1992 को इसी लोकसभा ने बाबरी मस्जिद के गिराए जाने की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पास किया था, जबकि ये मोदी हुकूमत 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ हुआ उसका जश्न मना रही है। उन्होंने कहा क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर ये बताना चाहती है कि एक मजहब को मानने वालों को दूसरे मजहब को मानने वालों पर कामयाबी मिली? क्या इसकी संविधान इजाजत देता है? क्या भारत सरकार का कोई मजहब है? ऐसा करते हुए देश के 17 करोड़ मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ओवैसी ने कहा कि 1949 में धोखा हुआ, 86 में धोखा हुआ, 92 में धोखा हुआ और 2019 में धोखा हुआ और 2022 में भी हमको धोखा दिया जा रहा है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुसलमानों को हमेशा ये कहा गया कि तुमको भारत का नागरिक बरकरार रहने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। हम पर इल्जाम लगाया गया, क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूँ, जिन्न का स्पोक्स पर्सन हूँ, क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूँ? अंत में उन्होंने कहा कि जिस जगह मस्जिद थी है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद और भारत जिंदाबाद। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश हुआ और फिर एक दिन बाद ही हंगामे के बीच पास हो गया। इसके प्रावधानों को लेकर खूब चर्चा हो रही है। विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस बिल का आना सीधे तौर पर प्रतीकात्मक और राजनीति से प्रेरित है। जब उनसे बिल के आपत्तिजनक प्रावधानों को लेकर पूछा गया तो उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप के लिए उस यूसीसी में रजिस्ट्रेशन का नियम है जो कि नैतिक दबाव जैसा लगता है। यह यूसीसी के मूल मुद्दों से संबंधित नहीं है। सिंघवी ने इसे निजता का हनन बताया। उन्होंने सीधे तौर पर इसे सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 21 से जुड़े अनेकों फैसलों का उल्लंघन करता है ये कहा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ही CAA को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा ये भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वादा है कि अब देश का विभाजन किया और पाकिस्तान में हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई अल्पसंख्यक थे, उन पर प्रताड़ना होती थी, सारे लोग यहाँ भागकर आना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का वादा था कि आप धीरे धीरे आइए, आप जब भी भारत में आओगे आपका स्वागत करेंगे और आपको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन फिर कांग्रेस वाले मुकर गए। अमित शाह ने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि CAA किसी की भी नागरिकता लेने या छीनने का कानून नहीं है। इस देश के अल्पसंख्यकों को, खासकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता CAA छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रावधान ही नहीं है। उन्होंने कहा कि धार्मिक प्रताड़ना के कारण पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए हैं, CAA उनको नागरिकता देने का कानून है। मैं मानता हूं कि इसमें किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। पंजाब से भी इंडिया गठबंधन को झटका लग रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि आप सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रही है। इससे पहले सीएम भगवंत मान ने भी ऐसा ही बयान दिया था, लेकिन आप संयोजक की तरफ से इसकी पुष्टि होना सब कुछ साफ कर देता है। केजरीवाल ने पंजाब के खन्ना में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2 साल पहले आपने हमें आशीर्वाद दिया था। आपने विधानसभा चुनाव में हमें 117 में से 92 सीटें दी। आपने पंजाब में इतिहास रचा। मैं आपके साथ हाथ जोड़कर एक और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। 2 महीने में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब से 13 और चंडीगढ़ से 1, कुल मिलाकर 14 सीटें हैं। अगले 10 से 15 दिनों में आप इन सभी 14 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। आपको इन सभी 14 सीटों पर आपको बहुमत के साथ जीत दिलानी है। दिल्ली के प्रगति मैदान में टनल का 18 महीने पहले उद्घाटन हुआ था, लेकिन अब इसकी डिजाइन समेत कई तकनीकी खामियां सामने आई हैं। प्रगति मैदान टनल में लगातार पानी की रेसा हो रहा है। टनल के फाउंडेशन में दरारें देखी गई हैं। इसी को लेकर राहुल गांधी ने लिखा है कि देश में भ्रष्टाचारियों का अमृतकाल चल रहा है। 777 करोड़ खर्च कर बनाई गई प्रगति मैदान टनल सिर्फ 1 साल में उपयोग के लायक नहीं रही। प्रधानमंत्री विकास की हर परियोजना पर प्लानिंग की जगह मॉडलिंग कर रहे हैं और ईडी, सीबीआई, IT भ्रष्टाचार से नहीं लोकतंत्र से लड़ रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लेकर कहा है कि आपकी आलोचना करने पर कांग्रेस समर्थक मुझे ट्रोल कर रहे हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इस पत्र को सोशल मीडिया साइट X पर भी पोस्ट किया है। उनका ये पत्र इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो खुद कांग्रेस पार्टी की सक्रिय मेंबर रह चुकी हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने राहुल गांधी से इस पत्र पर कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का आपका पसंदीदा नारा आपके समर्थकों के कानों में नहीं पड़ रहा है। उन्होंने इस पत्र में राहुल गांधी से न्याय की मांग की है। उन्होंने कहा कि आपकी और कांग्रेस की आलोचना करने के चलते कांग्रेस समर्थक मुझे सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर एकनाथ शिंदे की सरकार पर निशाना साधते हुए उसे बर्खास्त करने की मांग की। ठाकरे ने यह भी मांग की कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और नए सिरे से चुनाव कराए जाए। बता दें, गुरुवार शाम में उनकी पार्टी के एक नेता की गोली मारकर हत्या के बाद राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए ठाकरे ने ये बात कही। राज्यसभा में खड़गे ने जयंत चौधरी को बोलने से रोका, जिसके बाद जयंत ने कहा कि मेरा अपमान किया गया। जयंत ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों का सम्मान किया है, सम्मान पर राजनीति करना ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह सिर्फ एक पार्टी के नहीं है। जयंत ने इसके साथ ही कहा कि पीएम मोदी में चौधरी चरण सिंह की झलक है। बता दें, जयंत चौधरी ने कल भी पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी और साथ ही जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं तो उन्होंने कहा था, आज मैं किस मुंह से मना करूं। जयंत चौधरी आज संसद में बोले कि पीएम मोदी में चौधरी चरण सिंह की झलक दिखती है। इसको रीट्वीट कर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लिखा है कि महिला पहलवानों के साथ हुए अन्याय को बड़े चौधरी साहब कतई बर्दाश्त नहीं करते। वहीं ट्विटर पर कुछ अन्य लोग पहलवान साक्षी मलिक का कुश्ती छोड़ते हुए और किसान आंदोलन को फोटो ट्वीट कर जयंत चौधरी की बात लिख रहे हैं कि मोदी सरकार गाँवों और महिलाओं के लिए बेहतरीन काम कर रही है। मैं उनमें चरण सिंह की छाया देखता हूँ, यानी जयंत चौधरी पर तंज कसा जा रहा है। जयंत चौधरी के पारा बदलने के कयासों और भारत रत्न को लेकर सोशल मीडिया पर काफी रिएक्शन हो रहे हैं। पत्रकार रणविजय सिंह ने किसान आंदोलन के दौरान एक तस्वीर साझा की है जिसमें एक जवान किसान को डंडे से मार रहा है। इसके साथ ही पत्रकार ने लिखा है कि जयंत चौधरी ने आज संसद में कहा कि मोदी सरकार की कार्यशैली में चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है।
कई लोग जयंत चौधरी का एक पुराना बयान शेयर कर रहे हैं। इस बयान में वो कहते हुए सुने जा सकते हैं, मैं कोई चवन्नी हूँ तो ऐसे करके पलट जाऊंगा। लेखक अशोक कुमार पांडे ने लिखा है कि जयंत चौधरी और उनके सेक्युलर सिपाहियों का दिल जीता जा चुका है। दिल को डील भी पढ़ सकते हैं। घोषणा की औपचारिकता 2-3 दिन में पूरी कर ली जाएगी। उत्तर प्रदेश में इंडिया ब्लॉक को एक और झटका लगा है। राष्ट्रीय लोक दल के एनडीए के साथ जाना तय है। वहीं सपा नेता रामगोपाल यादव से जब पूछा गया कि जयंत के जाने पर क्या आपको झटका लगा है, इसके जवाब में उन्होंने कहा, ना हमें धक्का लगा है ना लगेगा। इससे पहले उन्होंने कल कहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जा रहा है, जनता बड़ी है। चुनाव के समय कोई आता और कोई जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उत्तराखंड के हिंसाग्रस्त हल्द्वानी शहर के बाहरी इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन बनभूलपुरा क्षेत्र में ये लागू रहेगा, जहां एक अवैध मदरसे को तोड़े जाने को लेकर भीड़ ने आगजनी और तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने कहा कि अराजक तत्वों को ढूंढा जा रहा है और उनकी गिरफ्तारियां होगी। अधिकारी ने बताया कि इस हिंसा को लेकर 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें 16 लोगों को नामजद किया गया है और 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है। वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले की कार पर शुक्रवार शाम पुणे के खंडोजी बाबा चौक पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। इस हमले में वो जिस कार में बैठे थे उसके शीशे टूट गए। पुणे के डेक्कन क्षेत्र में खंडूजी बाबा चौक पर उनकी कार पर तब हमला हुआ जब वो निर्भय बनो सभा को संबोधित करने जा रहे थे। इस दौरान उनकी कार पर स्याही भी फेंकी गई थी। हमला किए जाने के बाद विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र सरकार की तीखी आलोचना की है। वागले ने आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने को लेकर पीएम मोदी पर टिप्पणी की थी। इससे भाजपा कार्यकर्ता और हिंदू संगठन निखिल वागले से नाराज हैं। उसी का विरोध करने के लिए उन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया। निखिल वागले की कार पर हमला किए जाने के बाद विपक्ष ने महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार की निंदा की है। एनसीपी शरद चंद्र पवार ने घटना की निंदा की और बीजेपी से पूछा कि उन्हें दंगा करने का लाइसेंस किसने दिया है। सुप्रिया सुले ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया और पत्थर भी मारे। इस वजह से वहां से गुजर रही कुछ लड़कियों के भी चोट आई है। जब ये घटना हो रही थी तब पुलिस वहां खड़े होकर देख रही थी। क्या किसी ने पुलिस को आदेश दिया था कि वो किसी तरह का एक्शन ना ले? बीजेपी को इस तरह से हमला करने का लाइसेंस किसने दिया? इस देश में विचारों का मुकाबला विचारों से करने की एक लंबी परंपरा रही है। मैं इस घटना की कड़ी निंदा करती हूँ। वहीं शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि महाविकास अघाड़ी की कई महिला कार्यकर्ताओं को भाजपा के गुंडों ने पीटा और उन पर अंडे, पत्थर और ईंटें फेंकी गईं, जबकि पुणे पुलिस दर्शक बनी रही। उन्होंने कहा कि पुणे में भाजपा द्वारा लोकतंत्र की हत्या करने का बेशर्म प्रयास किया गया। आपको शर्म आनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस, आप अपने कैडर को नुकसान पहुंचाने और घायल करने का आदेश दे रहे हैं। महाराष्ट्र की अभागी बेटियां, महाराष्ट्र तुम्हें माफ नहीं करेगा। पाकिस्तान चुनाव समाप्त होने के करीब 48 घंटे बाद भी 265 सीटों में से 10 सीटों के नतीजे अभी तक नहीं आए हैं। अभी तक निर्दलीय उम्मीदवारों ने 100 सीटें जीती हैं। वहीं PMLN दूसरे स्थान पर है, जिसने 72 सीटों पर कब्जा जमाया है और PPP की 54 सीटों पर जीत हुई है। निर्दलीय उम्मीदवार अधिकतर इमरान खान की PTI द्वारा समर्थित है। पाकिस्तान के आम चुनावों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता बैरिस्टर गौहर अली खान ने दावा किया है कि उनके पास नेशनल असेंबली में सरकार बनाने लायक संख्या है। इस्लामाबाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी द्वारा समर्थित उम्मीदवारों ने नेशनल असेंबली की 170 सीटों पर जीत हासिल की है। ज्ञात हो कि पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने अभी तक 250 सीटों के नतीजे घोषित किए हैं। नतीजों के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ द्वारा समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवारों ने 94 सीटों पर जीत हासिल की है। गौहर अली खान ने कहा कि उनकी पार्टी केंद्र, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सरकार बना रही है। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर ने आम चुनाव 2024 के सफल आयोजन पर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि देश को अराजकता और विभाजन की राजनीति से आगे बढ़ाने के लिए स्थिर सरकार की जरूरत है। सेना प्रमुख ने कहा कि 25 करोड़ की आबादी वाले विकासशील पाकिस्तान के लिए बंटवारा और अराजकता ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव हार जीत का मामला नहीं है, बल्कि ये लोगों के जनादेश को निर्धारित करने की एक कवायद है। पाकिस्तान में किसी भी दल को पूरा बहुमत मिलने की संभावना काफी कम है। ऐसे में सरकार बनाने के लिए गठबंधन जरूरी होगा। इसीलिए नवाज शरीफ के रुख में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक साथ बैठने और सरकार बनाने की जरूरत है।
अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।